हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 के बच्चों को अपने बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में एसर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में, वो हमको सॉल्व कैसे करने हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज में ही कुछ असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर बात करें असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस की, तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के वो बहुत गलत जा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रॉन्ग चले जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ कि असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कौन से ऐसे जनरल पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं जब आप असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले तो प्रैक्टिस करेंगे कुछ असर्शन रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चंस की, साथ में ऐसे कौन से जनरल पॉइंट्स आपको माइंड में रखने चाहिए जब आप सॉल्व कर रहे हो इन क्वेश्चंस को। तो वो जनरल पॉइंट्स मैं आपको लिखवाती रहूंगी साथ के साथ, ताकि आप ऐसी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको और असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको, आपके वो रॉन्ग ना जाए और आपके मार्क्स वहां पे कट ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को। कुछ सिलेबस में ही से ही ऐसे 26-28 क्वेश्चंस में लेके आई हूँ, बायोलॉजी के सिलेबस में से ही है ये, जो कि आप उनका रिवीजन भी कर सकते हो। इस वीडियो में आपको एक बार एक रियलिटी चेक भी मिल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के सिलेबस से रिलेटेड, और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन भी ले लेना इससे, और आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ में आपको एक स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर बात करें कि असर्शन रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बेसिकली उसका क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए जाते हैं ABCD। ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं एक बार कि कैसा असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन का एक पैटर्न कैसा होता है, किस वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दीज क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स ईच। अगर बात करें असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस की, तो इसमें दो स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं, एक असर्शन होता है और एक उसका रीजन होता है, और दोनों ही जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं वो आपको एनसीईआरटी की बुक में से दिए जाएंगे। एक असर्शन होगा उसमें और एक उसका रीजन दिया होगा। आपको बताना है कि वो रीजन उसका करेक्ट है कि नहीं। मे बी असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो गलत भी हो सकता है ना, तो वही हमें बताना है। व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस यू नीड टू चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फोर रिस्पॉन्सेस। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें तो इसमें एक दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक उसमें से असर्शन है और साथ में उसका रीजन दिया गया है, और आपको उसमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा असर्शन रीजनिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, दिख रहे हैं ना, ABCD करके चार ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको असर्शन रीजनिंग में। पहला क्या है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपको असर्शन में एक स्टेटमेंट दी गई है, फिर रीजन में एक स्टेटमेंट दी गई है, तो उसका आंसर ए कब होता है, जब असर्शन भी सही है और जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन का। ठीक है, वो स्टेटमेंट भी दोनों ही सही है और रीजन जो है वो उसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इफ बी ऑप्शन कब होता है, जब इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी से जो स्टेटमेंट्स ली गई हैं वो दोनों असर्शन और रीजन सही है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट आंसर नहीं है। कि असर्शन में भी कुछ हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट से कुछ भी स्टेटमेंट है, लेकिन उसका रीजन वो स्टेटमेंट सही नहीं है, वो उसका रीजन नहीं है, तो बी ऑप्शन तब होता है। सी कब होता है, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। कि असर्शन, अब स्टेटमेंट की बात है थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में हमने क्या देखना है कि जो असर्शन है वो तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है। हम ये बात यहाँ पे कर ही नहीं रहे कि असर्शन का रीजन सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, बस हम ये देख रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कि नहीं, सी और डी में। तो उसमें हो क्या रहा है कि असर्शन तो सही है, असर्शन का स्टेटमेंट सही है जो बायोलॉजी एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, लेकिन जो डी है, जो बेसिकली उसका रीजन है वो गलत है, वो फॉल्स है, वो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया वहां पे। ठीक है, तो वही बता रहा है। फोर्थ में क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन की तो बहुत चांसेस होते हैं,
क्योंकि हो सकता है कि उसका रीजन का स्टेटमेंट भी गलत हो, ठीक है। उसमें क्या किया कि लाइन ले ली एनसीईआरटी से, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, और रीजन भी गलत है, कि दोनों स्टेटमेंट्स वहां पे रॉन्ग हो गई। यहाँ पे लिख लो एक जनरल पॉइंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। जो उसमें दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ही वहां पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात करें, हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन का पैटर्न हमने समझ लिया। अगर बात करें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन की, तो हमने पैटर्न समझ लिया कि असर्शन रीजनिंग में क्या होता है कि एक हमें स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, दूसरा उसका रीजन है, हमें बताना है चार ऑप्शन में से कि कौन सा करेक्ट है, क्योंकि एमसीक्यू की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन किसकी फॉर्म में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। उसमें हमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं ए, बी, सी और डी, ये चार ऑप्शन हमको दे रहे हैं, ठीक है। तो वही हमको बताना है। तो वो भी हमको समझ आ गया कि ए ऑप्शन कब होगा, बी ऑप्शन कब होगा, सी ऑप्शन कब होगा और डी ऑप्शन कब होगा। ये पैटर्न आप लिख सकते हो, अपनी डायरी में लिख लो, समझ जाओ, है ना। तो ये वाला आप पूरा नोट कर सकते हो। अगर बात करें, अब हम कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि हमको समझ आ जाए कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हमको कैसे परफॉर्म करने, कैसे वहां पे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 है, ये आपकी एनसीईआरटी में से ही लिया गया है पूरा स्टेटमेंट। ये चेंज कर लेते हैं। देखो, असर्शन दिया है, ये उसकी तरह है कि तुम्हें कोई स्टेटमेंट दे दिया गया है और फिर बताना है कि वो झूठ है, सच है, क्या है ना। तो ऐसे असर्शन क्या दिया है, असर्शन में स्टेटमेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो टू अपीयर अबव ग्राउंड इज द लीफ। क्या इन्होंने बोल दिया कि जो फर्स्ट पार्ट आता है ना डाइकॉट का, वो लीफ होता है ग्राउंड के अंदर, ऐसा इन्होंने असर्शन दे दिया। अब ये कौन से चैप्टर का है, ये चैप्टर हो सकता है बेसिकली प्लांट से रिलेटेड हो, कुछ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड हो, है ना, वो वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। सीड वाले पार्ट में से आया है ये, क्योंकि यहाँ बात किससे कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है ना 12th में हमने। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या दे दिया है कि सीड से जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर अपीयर करता है इनसाइड द ग्राउंड, वो क्या होता है, वो लीफ होता है, इन्होंने ऐसे बोला है, ठीक है। रीजन क्या दिया है, लीव्स इंक्रीज द साइज ऑफ प्लांट्स, इन्होंने ऐसे रीजन दे दिया। ये देखो कंफ्यूजिंग लग रहा है ना। हो क्या रहा है, लीव्स इन्होंने बोला है रीजन में, इन्होंने पहले चीज बोल दी, असर्शन ऐसा है कि जो सबसे पहला स्ट्रक्चर अपीयर होता है डाइकॉट में, वो लीफ बनाता है, ठीक है, लीफ बनी होती है। फिर दूसरा उसका रीजन क्या दिया, क्योंकि जो लीफ है, ऐसे अपने मन में बोलना, क्योंकि ऐसे होता है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे है, क्योंकि जो लीव्स है वो साइज बढ़ा रही है प्लांट्स का, ठीक है, वो प्लांट्स का साइज बढ़ा रही है, इसलिए पहले अपीयर हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मे बी ये स्टेटमेंट, अब क्या चांसेस है, पहला स्टेटमेंट क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या था कि असर्शन सही है और रीजन भी सही है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन सॉरी, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ए के केस में ऐसे ही एनालाइज करना है, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे ही एनालाइज कर सकते हो कि अगर ए में है तो दोनों स्टेटमेंट देख लो कि सही है कि नहीं है, फिर ये देखो कि रीजन सही है कि नहीं है, रीजन गलत हो गया तो बी ऑप्शन हो गया, फिर देखो कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो सी ऑप्शन हो गया, है ना। अगर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यही बताना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें असर्शन समझ आ गया, असर्शन का स्टेटमेंट हमको समझ आ गया कि कह रहा है कि डाइकॉट में पहला जो स्ट्रक्चर होता है ना, सॉरी, अबव द ग्राउंड जो होता है, वो लीफ बनती है, पहले पहले एक बड बनती है ना। देखा भी होगा ना, पहले जब हम लाइक सीड को जर्मिनेट करना चालू करते हैं तो उसमें प्ल्यूम्यूल से, पता है खुद को, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल सीड में अराइज होता है, लेकिन प्ल्यूम्यूल में पहला जो विजिबल स्ट्रक्चर है वो क्या बनता है, विजिबल जो होता है दैट इज लीफ, क्योंकि ये विजिबल रहेगा। तो जहां तक का ऐसा हमें पता चल रहा है कि जो इसका असर्शन है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, असर्शन का समझ आ रहा है कि हाँ यार ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका रीजन हमको कुछ ना समझ नहीं आ रहा कि यार लीफ साइज ऑफ द प्लांट बढ़ा रही है ना, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, तो फिर समझ नहीं आता कि इसका ऑप्शन होने क्या वाला है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे असर्शन सही है और रीजन इसका गलत है, देखा जाए रीजन इसका रीजन है भी नहीं, वो स्टेटमेंट ही गलत है। जो लीव्स वाली स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि लीव्स इंक्रीज द साइज ऑफ द प्लांट, लीव्स इंक्रीज कर रही हैं, तो वो स्टेटमेंट ही हमको गलत लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। सी क्या था कि असर्शन तो ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन
जो इसका रीजन है वो गलत है, रीजन का स्टेटमेंट ही गलत दे रखा है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है या नहीं है वो तो बात छोड़ ही दो, है ना। वो जो रीजन का स्टेटमेंट है वही गलत है, क्योंकि लीफ का कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि वो साइज ऑफ द प्लांट कैसे बढ़ा रही है, ये तो कोई स्टेटमेंट दी नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। और सी में क्या था कि सी में ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म में कि जो असर्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट की बात हो रही है, बट रीजन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में इसी का ध्यान रखना है कि अगर सी ऑप्शन है तो क्या होने वाला है। कभी कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एबीसीडी में से कौन सा था। जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार चेक कर लो, पेपर पलट के चेक कर लो कि एबीसीडी में क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो जनरल पॉइंट्स कुछ मैं बता देती हूँ इसके, कि पहले तो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, रीड द असर्शन पार्ट, रीड द बोथ स्टेटमेंट्स केयरफुली। दोनों ही स्टेटमेंट ना आप अच्छे से पढ़ो, असर्शन अच्छे से पढ़ लो, फिर देख लो कि एनसीईआरटी रीड करी है ना, तो एनसीईआरटी में वो स्टेटमेंट था कि नहीं था। ठीक है, ये चीज एक बार चेक कर लो। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ ली, फिर चेक करो उसका रीजन वो है कि नहीं है, एनालाइज द रीजन। ठीक है, रीजन को एक बार चेक कर लो, क्योंकि रीजन का ही पूरा खेल है, रीजन करेक्ट है, रीजन गलत है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, रीजन रॉन्ग है, रीजन के साथ असर्शन भी गलत है, तो पूरा खेल रीजन का ही हो रहा है। तो रीजन को एक बार एनालाइज कर लो। फिर थर्ड जनरल पॉइंट क्या हो सकता है कि आप क्या करो, आप बेसिकली चेक कर लो कि जो ऑप्शंस हमको 4 दे रखे हैं उनमें से इसका करेक्ट वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें आंसर सही आता है लेकिन हमने ना ऑप्शन नहीं एनालाइज किए होते, तो हम गलत कर देते हैं उस क्वेश्चन को, है ना। तो उसके ऑप्शंस एक बार एनालाइज कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन एक एनालाइज कर लिया हमने, आगे और क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये साथ के साथ कोई नोटबुक लेके बैठो, ये क्वेश्चन मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगी, आप प्रैक्टिस करो इनको साथ में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, असर्शन पढ़ लो एक बार, इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स टुगेदर हनी, कि इंसेक्ट के बारे में बता रहा है कि जो इंसेक्ट, ये पॉलिनेशन में पढ़ा है हमने, है ना। पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसमें इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, है ना। इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट है वो तो अपने पॉलिनेशन के लिए, अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए, है ना। तो इंसेक्ट्स के लिए कह रहा है कि इंसेक्ट इसीलिए आते हैं प्लांट पे ताकि हनी ले सके। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है, अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम डैमेजिंग द पार्ट्स। अगर ये अट्रैक्शन कर रहा है फ्लावर से, जो उसकी पेटल्स कलरफुल होती हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो उसको डैमेज ना कर सके, ऐसा इन्होंने बोला कि अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम डैमेजिंग द पार्ट्स, तो इसीलिए वो अट्रैक्शन चल रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, हमको पता है ना, ये तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही बोली, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि हाँ हनी लेता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करवाया वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अट्रैक्शन इसीलिए हो रही है ताकि बेसिकली वो फ्लावर के पार्ट्स को डैमेज करने वाला कोई लाइन नहीं है यहाँ पे। अट्रैक्शन इसीलिए हो रही है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, उसको थोड़ी जरूरत है इंसेक्ट्स की। ठीक है, वो तो प्लांट प्रोडक्ट गैदर करने आ रहे हैं, क्यों करने आ रहे हैं, हनी हम उसको क्यों दे रहे हैं, है ना। हनी हम क्यों, हनी भी नहीं बोल सकते, नेक्टर बोलना चाहिए इसको। ठीक है, नेक्टर बोलना चाहिए। ठीक है, प्लांट्स के, क्योंकि वो भी प्लांट प्रोडक्ट है, वो उनको हनी बनाने में हेल्प करेगा। तो इसमें क्या होगा कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया लेकिन दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है कि डैमेजिंग पार्ट्स थोड़ी डैमेज कर रहे हैं उस टाइम पे। पार्ट्स तो वैसे भी हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में कि इंसेक्ट्स तो खराब कर ही देते हैं, वो कलरफुल होने का क्या मतलब उससे। ठीक है, तो वो यहीं पे वही समझा रहे हैं कि हमको देख लेना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसमें क्या हो गया कि जो असर्शन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो रीजन है वो स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो तो भूल जाओ, स्टेटमेंट ही गलत है। नेक्स्ट पे आओ, assertion the embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula। ठीक है, ये स्टेटमेंट कौन से चैप्टर की है,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है ये, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें इम्प्लांटेशन वाला पार्ट था, ब्लास्टोमेयर, मोर्यूला वाला, है ना। तो उसमें बता रहा है कि जो 8 to 16 वाले जिसमें पूरे सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना, वो मोर्यूला बोलते हैं उसको, ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, है ना। ब्लास्ट्यूला भी होता है, मोर्यूला भी होता है, ठीक है। तो मोर्यूला में क्या है कि 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स, स्टेटमेंट सही है। अब इसका रीजन पता होना चाहिए। द मोर्यूला कॉन्टिन्यूसली डिवाइड्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट तो नहीं था, है ना। अगर मोर्यूला आगे डिवाइड कर रहा है तो मोर्यूला हमने पढ़ा है ना, अंदर का स्ट्रक्चर अलग होता है, बाहर अलग कैविटी हो जाती है। अगर बात करें तो अंदर जो डिवीजन हो रही है सेल्स की, वो अलग चल रही है, अंदर एक कैविटी बन जाती है, एंट्रम हमने पढ़ा था, है ना, वो अलग है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर अगर रिवाइज करोगे तो समझ आएगा, है ना। ट्रोफोब्लास्ट तो वो नहीं बनाता मोर्यूला वाला पार्ट, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया है ना, ये तो स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी, कि इसका असर्शन ठीक है, असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है, और जो रीजन है वो इसका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। उसका रीजन नहीं है वो तो पहले ही बताना है, क्योंकि हम मोर्यूला की बात कर रहे हैं कि मोर्यूला को 8 to 16 बनने की क्या जरूरत है, ब्लास्टोमेयर क्यों डिवीजन कर रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि ताकि वो आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सके, है ना। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ट्रोफोब्लास्ट बना लेगा, ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली उसकी मेम्ब्रेन को कह रहा है ये, है ना। ट्रोफोब्लास्ट इज बेसिकली मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन आगे बन रही है बिफोर द इम्प्लांटेशन, फिर आगे चल के इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा थोड़ी है कि इसका आंसर ये हो जाएगा, तो रीजन इसका आंसर नहीं है, गलत स्टेटमेंट हो गई है पूरी की पूरी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। एक बार चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लो इसको। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द फर्टिलाइज्ड एग कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। एग की बात कर रहा है, यानी गैमीट है, चलो ठीक है। गैमीट की बात कर रहा है तो गैमीट में तो वैसे भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर गैमीट की बात करें तो एग इज द गैमीट, फीमेल का अगर पार्ट है ये, तो इसमें ऑब्वियसली 23 क्रोमोसोम्स होंगे, n नंबर ऑफ यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को कंसिस्ट करेगा, ठीक है। अब रीजन की बात कर रहे हैं, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ठीक है ये भी, कि ये तो भाई यूनिवर्सल लाइन है कि जाइगोट कब बनता है, एग और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तब तब बन रहा है वहां पे जाइगोट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, कि ये इसमें 23 पेयर्स क्यों हैं। 23 पेयर्स इसीलिए ताकि आगे चल के वो डिप्लॉयड हो जाए, खुद भी हैप्लॉयड है, दूसरा स्ट्रक्चर भी हैप्लॉयड होना चाहिए, ताकि एक डिप्लॉयड जाइगोट बन सके। वही यहाँ पे रीजन में दे रखा है ना। सेम चीज यहाँ पे रीजन में दे रखी है कि स्पर्म में भी हैप्लॉयड सिचुएशन है, एग में भी हैप्लॉयड सिचुएशन है, बाद में जाइगोट बन जा रहा है 2n। ऐसे इसको एनालाइज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि असर्शन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन भी करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन भी उसका करेक्ट स्टेटमेंट है, साथ के साथ जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आओ, फिफ्थ assertion, artificial insemination, this is the question from reproductive health, ठीक है। तो artificial insemination is the method of introduction of semen inside the female, ठीक है, ये करेक्ट है, ये ICSI का पार्ट है, ICSI या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस जो था, ARTs में पढ़ते हैं इनको हम, है ना। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहा, उसमें हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होगा, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू दोज केसेस वेयर मेल्स हैव लो स्पर्म काउंट, ये भी लाइन बिल्कुल सही है ना। तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट हो गई दोनों लाइंस। इसका असर्शन भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि उसमें यूज होता है, और रीजन क्यों क्यों यूज कर रहे हैं हम वहां पे, है ना। इंजेक्शंस क्यों यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों दी जा रही है, क्योंकि जो वहां पे मेल है उसका स्पर्म काउंट कम है, तो ऐसे कपल को कंसीव करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूरा समझा रहे हैं, तो असर्शन भी इसका करेक्ट हो गया, साथ में इसका जो रीजन है वो भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस हो गए, एनालाइज कर सकते हो इसको इस प्रकार। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन, इन डॉग फ्लावर्स F1 plants produce pink flowers,
ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर स्नैपड्रैगन की बात करें तो इसमें F1 में सारी की सारी पिंक बन रही थी। कंडीशन क्या थी स्नैपड्रैगन की अगर बात करें? स्नैपड्रैगन को ही हम बोलते हैं ना डॉग प्लांट्स, ठीक है। अगर स्नैपड्रैगन की बात करें या फिर कौन से प्लांट्स ये बोल रहे हैं, डॉग प्लांट्स, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर बात करें F1 की कंडीशन में, तब यहाँ पे RR बन रहा था, तो इसमें हाफ कंडीशन थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। तो साथ में क्या बन रहा था यहाँ पे, बेसिकली पिंक फ्लावर्स बन रहे थे, ठीक है, पिंक फ्लावर्स बन रहे थे, तो वो यहाँ पे बन गए हैं। अब ये क्या कह रहा है रीजन में कि क्यों बन रहे हैं पिंक फ्लावर्स, तो हमें इसने कॉन्सेप्ट समझाना है रीजन में कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसीलिए। लेकिन इसने क्या बोला, इट इज ड्यू टू कोड डोमिनेंस ऑफ फ्लावर कलर एलील्स विद बोथ जीन्स एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ठीक है भाई, तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कोड डोमिनेंस थोड़ी हो रहा है, स्टेटमेंट ही गलत कर दी ना पूरी। कोडोमिनेंस का मतलब कहाँ पड़ा था, मल्टीपल एलिलिज्म में, ब्लड ग्रुप वाले में था कोडोमिनेंस। स्नैपड्रैगन का तो बच्चों को पता है, सबको पता है कि जो स्नैपड्रैगन का केस है वो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। तो बेसिकली ये सी स्टेटमेंट गलत, ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी ही गलत है। कोडोमिनेंस का केस नहीं होता है स्नैपड्रैगन में, इनकम्प्लीट वाला होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत हो गई, असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन आएगा, वो चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। गैमीट्स रिसीव्स ओनली वन एलील ऑफ अ जीन, ठीक है। गैमीट्स की बात कर रहा है कि जब फ्यूजन हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, तो एक एक जीन मिल रहा है, मदर से भी, फादर से भी, दोनों पेरेंट्स से, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं जो कि। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन माइटोसिस टेक्स प्लेस, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, कुछ भी ये कह रहा है माइटोसिस करवा रहे हैं उस टाइम पे। माइटोसिस होती है जब, ये कह रहा है गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे कोई माइटोसिस नहीं हो रही होती, मियोसिस हो रही होती है, वी नो दिस। गैमीट फॉर्मेशन में पता है ना ये कौन से जर्म सेल्स हैं, तो ये कभी भी माइटोसिस थोड़ी करेंगे, माइटोसिस तो सोमैटिक सेल्स में होता है। तो वही ये यहाँ पे कह रहा है कि मियोसिस होगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया, माइटोसिस, तो माइटोसिस रॉन्ग हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर भी सी होगा कि जो गैमीट्स हैं, ठीक है, गैमीट्स जो है वो एक एक जीन दोनों से ले रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन में माइटोसिस की प्रोसेस नहीं होती, मियोसिस होता है, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि असर्शन ठीक है लेकिन इसका रीजन का स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में। इसका है कि दो यहाँ पे दे रखी हैं, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। अ टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, होता है ऐसा, फिनोटाइप के लिए तो हम कोई सा भी क्रॉस कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, ताकि पता चल जाए ना कि उसका कौन सा पार्ट डोमिनेंट है, रिसेसिव वाला चेक कर सकते हैं हम, है ना। तो टेस्ट क्रॉस का ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये तो नहीं है फेट टेस्ट क्रॉस का। नेक्स्ट क्या है, रीजन क्या है, F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, अगर F2 की बात करें, ठीक है, प्रोड्यूसेस वन और टू phenotypes डिपेंडिंग अपॉन द जीनोटाइप ऑफ द अननोन ऑर्गेनिज्म। ऐसा होता है कि जीनोटाइप जिसका है ना, तो उसके हिसाब से एक या दो प्रकार के वहां पे फिनोटाइप मिलते हैं, ठीक है, फिनोटाइप वहां मिलेंगे इस टाइप से, ये टेस्ट क्रॉस पूरा करके चेक कर सकते हो, ठीक है, इसमें टेस्ट क्रॉस करोगे तो सारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप टेस्ट क्रॉस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब टेस्ट क्रॉस में बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे पूरा चेंज कर सकते हो। बात क्या हो रही है कि टेस्ट क्रॉस में इसकी लाइन ये है कि जब मोनोहाइब्रिड का कर रहे हो, मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि आपके पास एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, एक ही एलील है, टी या टी करके, ठीक है, टॉल या डॉर्फ वाला। उसमें कह रहा है कि जब क्रॉस कर रहे हैं तो वन और टू फिनोटाइप्स वहां पे मिल रहे हैं, और उसके जीनोटाइप पे डिपेंड कर रहे हैं। फिनोटाइप दो टाइप के मिल रहे हैं, एक या दो टाइप के, और वो जीनोटाइप पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी होने वाला है यहाँ पे। तो वही ये चीज बोल रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो रही है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस का ये वहां पे, उसका ये आंसर यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट्स गलत हैं। बेसिकली दोनों स्टेटमेंट गलत रहेंगी, कि जो टेस्ट क्रॉस वाली है वो वाली भी, साथ में
असर्शन भी उसका रॉन्ग है, साथ में जो उसका बेसिकली रीजन है वो भी रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। असर्शन नेक्स्ट क्या दे रहा है कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बैट शो एनालॉगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि बटरफ्लाई का जो विंग है साथ में जो बैट का विंग है, दोनों में दोनों एनालॉगस ऑर्गन्स है, कि दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट होंगे, फंक्शन सेम होंगे, एनालॉगस है, दे आर एनालॉगस ऑर्गन्स। तो बेसिकली जो विंग्स हैं बटरफ्लाई के साथ में बैट, इन दोनों के बीच में क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों एनालॉगस ऑर्गन्स होंगे कि दोनों के जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, साथ में जो फंक्शन है वो जो दोनों का है वो सेम है, दोनों का फंक्शन सेम होगा। ठीक है, अब रीजन इसका क्या दे दिया इन्होंने, एनालॉगस ऑर्गन्स आर एनाटॉमिकली डिफरेंट बट फंक्शनली सिंपल सिमिलर। तो सिंपल हो गया, ये तो यही चीज तो मैंने बोली, तो इसका रीजन सही हो गया। तो दोनों ही करेक्ट हैं स्टेटमेंट, ये वाला भी करेक्ट हो गया, ये वाला भी करेक्ट हो गया, साथ में जो इसका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका, असर्शन का। ये तुमको आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, लिख भी रखा है, चेक भी कर सकते हो साथ में। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज असर्शन हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन एंड स्पीशीज, कितनी वेरिएशन आ रही है पॉपुलेशन और स्पीशीज में, वो क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अकरेंस ऑफ वेरिएशन बोलता है उसमें, चेक करो इसे कि ये लाइन सही है कि नहीं। फिर रीजन इन्होंने दे रखा है, इट कंक्लूड्स दैट डिस्टर्बेंसेस जेनेटिक इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन, कि इसकी वजह से ऐसे होता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगी ना, ये तो ये बता रहा है ना कि उसमें अकरेंस कितना हो रहा है। अगर हम बात करें हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की, तो वो ये बता रहा है कि चेंजेस कितने आ रहे हैं, ठीक है, और कौन से वहां पे सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, कितने अलग टाइप के होंगे। लेकिन इसमें क्या बोला है कि अकरेंस वेरिएशन बता रहा है, वेरिएशन का अकरेंस बता रहा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, क्योंकि वो इक्वेशन दे रहा है, हमने इक्वेशन की डेफिनेशन ही पढ़ी है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करके होती है, तो वो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। इसमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम में जो डिस्टर्बेंसेस आता है तो उसकी वजह से इवोल्यूशन आता है, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया पूरा। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पूरी हम एक जीन पूल की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट भी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। इसका आंसर क्या रहेगा, डी, कि दोनों ही स्टेटमेंट इसके गलत है। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कुछ दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे रॉन्ग दे रखे हैं, थोड़े सही से होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं 11th, दैट इज असर्शन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये क्वेश्चन शायद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, तो देख लेते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स होते हैं इंटरफेरॉन्स जिनको हम बोलते हैं, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करेगा। अगर इंटरफेरॉन्स की बात करें तो वो प्रोटेक्ट थोड़ी करते हैं। प्रोटेक्ट एक होता है कोई इंसान तुम्हें बचा रहा है, एक होता है कोई इंसान तुम्हें हमले से बचा रहा है, ठीक है, सोल्जर जैसे कि, एक जो तुम्हें सिग्नल भेज रहा है, अब दोनों में फर्क है ना। तो वही ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे सिग्नल भेज रहा है, वो तो बताता है कि हाँ जी बच जाओ, सिग्नल्स करता है वो तो। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं। अब ये कह रहा है केस ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर, अरे फिजियोलॉजिकल बैरियर होते ही नहीं है, साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, है ना। तो साइटोकाइन बैरियर्स होंगे, तो साइटोकाइन बैरियर्स का मतलब क्या है कि कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहा है, खुद को इन्फेक्शन हो गया तो दूसरों को बचाने के लिए केमिकल्स रिलीज कर रहा है ताकि उनको सिग्नल्स मिल जाए, है ना, वो ये कर रहे हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग ही हो गई, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। डी इसका आंसर होगा, डी। चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लो इनको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन हीरोइन इज एन ओपियोइड। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो थोड़ा थोड़ा कि ओपियोइड होता है, हीरोइन जो होता है क्या होता है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन होता है। व्हाट इज हीरोइन, मूवी वाली नहीं है ना, ये केमिकल है और ड्रग है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है इंडिया में, ड्रग एडिक्शन की जरूरत पड़ रही है इसकी वजह से, कि ड्रग एडिक्ट, से नो टू ड्रग एडिक्शन,
एडिक्शन तो छोड़ो, छूना भी नहीं है, ठीक है। हीरोइन के केस में क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन होती है ना पेन किलर, उसमें 2 बार एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, डाई एसिटाइलेशन कर दिया जाता है, सॉरी एसिटाइलेशन किया जाता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये ओपियोइड है, ठीक है, ड्रग एडिक्शन वाला पार्ट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। मिल किससे रहा है, हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट से मिलेगा। अगर ओपियोइड है तो हीरोइन हमें पॉपी प्लांट से मिलेगा। चेक करो कौन सा प्लांट है, नेम उसका देखो, नेम चेक करो, पॉपी प्लांट है, कौन सा प्लांट है। इसका आंसर है बी। बी क्यों है, क्योंकि असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है, सॉरी रीजन में भी सही हो लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। पॉपी प्लांट से मे बी ये मिलता हो, एक बार चेक कर लेना करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, कि हीरोइन जो है वो ओपियोइड है, ठीक है, लेकिन इसका रीजन करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज 13 क्वेश्चन नंबर, असर्शन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस होता है ना, जोड़ों में दर्द होने लगता है, देखा होगा घर में किसी को। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज एब्रिविएटेड फॉर्म आरए बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब खुद को किल कर रहा है, खुद ही के बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल्स को किल कर रहा है, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज है, रीजन क्या हो गया इसका, हेयर बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, ये भी ठीक ही है, दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो गए, ये भी करेक्ट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में भी ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट सही है असर्शन रीजनिंग में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, चेक कर लेना प्लीज, चेक इट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं, चलो ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो रहे हैं, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स ही हैं, हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे, हम फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन पॉइंट है, कि हम फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जो कि केमिकल्स नहीं है, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिजम्स को ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। रीजन, साइनोबैक्टीरिया अब्सॉर्ब फॉस्फोरस ऑफ सॉइल एंड पासेस इट टू क्रॉप, क्या सही है ये स्टेटमेंट, बताओ, कि ये कह रहा है कि फॉस्फोरस अब्सॉर्ब कर लेते हैं और क्रॉप को दे देते हैं। अरे इनके पास फॉस्फोरस का कुछ है भी, इनके पास हेट्रोसिस्ट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये फॉस्फोरस से तो इनको मतलब भी नहीं है ना। फॉस्फोरस कौन कर लेगा, फंगस कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, फॉस्फोरस सल्फर है ना, फंगस करते हैं ये तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा। तो असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, ठीक है, इसका सी हो जाएगा आंसर, चेक कर सकते हो, क्योंकि इसका असर्शन ठीक है बट रीजन गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन सैक्रोमाइसिस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, देखो इसे, ये ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी मतलब कि यीस्ट है, यीस्ट को यूज कर रहे हो फर्मेंट करके ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है एकदम। रीजन क्या दे रखा है, फर्मेंटेशन कैरिड आउट बाय यीस्ट एंजाइम प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन कैरिड आउट बाय यीस्ट एंजाइम्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका रीजन है, रीजन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, जो फर्मेंटेशन कर रहा है ना, उसकी वजह से ब्रेड बन रहा है, ये तो ब्रेड का सीन ही नहीं है, ऐसे तो ब्रेड में होता ही नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया है ना, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि असर्शन ठीक है बट इसका जो रीजन वाला पार्ट है ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, यीस्ट के एंजाइम्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, the double stranded DNA is denatured by subjecting it to high temperature of 940 to 15 seconds, डीनेचुरेशन करते हैं किसका, डीएनए के स्ट्रैंड्स का, ताकि वो ब्रेक डाउन हो सके, उनको हीट थेरेपी दे दे, हीट शॉक दे देते हैं एक बार, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डीनेचुरेशन का पार्ट है ये, है ना। थर्मस एक्वाटिकस कौन सा होता है वो, है ना, एकदम हाई टेम्परेचर में उसको देता है, कितना टेम्परेचर हाई कर दिया, 940 डिग्री सेल्सियस,
अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिए। रीजन क्या दिया इन्होंने, वन ऑफ द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग डीनेचरेशन, ठीक है, एंड द अदर एक्ट एज टेम्पलेट। ऐसा होता है कि दूसरा तो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, एक डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा ना वहां पे। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत हो गया। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक बार पढ़ो इस चैप्टर को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, असर्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ठीक है, ये सही बात बोली कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है ना कि उसने ना अब लाइक जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड थे उनको ओवरकम कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये यही कह रहा है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, असर्शन में क्या बोल रहे हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, कि हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स अराइज होती है उनको ओवरकम करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो सही बात है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्योंकि एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो हेल्प करेगा कि जो ट्रेडिशनल मेथड से होने वाली प्रॉब्लम्स है उनसे हम ओवरकम कर पाए। ठीक है, इसका रीजन इन्होंने क्या दे दिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन क्रिएट डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस, कि जो डीएनए सीक्वेंसेस हमें चाहिए वो हम वहां पे बना सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए यूजफुल हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे कि जो हमें असर्शन में दिया है उसका करेक्ट स्टेटमेंट में हमें मिल गया है रीजन। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो भी सही है और रीजन भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, कि यहाँ पे assertion is correct, both statements are correct and reason is the correct explanation of the assertion। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। Assertion, the process including separation and purification of product collectively referred as downstream processing। ठीक है, ये हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस वाले पार्ट में पढ़ा है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, जब वो प्रोडक्ट्स को हमें मार्केट में बेचना स्टार्ट करना है तो उससे पहले उसमें थोड़ी बहुत प्योरिफिकेशन होती है, थोड़ी बहुत उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होती है वो कुछ प्रोडक्ट्स की होती है। ठीक है, प्रोसेस बता दी, रीजन क्या बोला, द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग आर सेम फॉर ऑल टाइप प्रोडक्ट्स। ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए तो नहीं होता है ना, क्वालिटी टेस्टिंग और जो भी उसकी प्योरिफिकेशन का हमें टेस्ट करना है, बेसिकली वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अगर इंजाइम तुम बना रहे हो उसका अलग होगा, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका अलग होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं सबके लिए सेम तो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है ना। तो वही ये बोल रहे हैं, असर्शन ठीक है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन उसका रीजन जो है वो यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन क्या बोल रहे हैं, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए आर कट विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। कह रहा है फॉरेन डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा है, साथ के साथ लाइगेज के बारे में तो पता ही है। अगर तुम्हें पता है लाइगेज क्या होता है, तो लाइगेज बायोलॉजिकल ग्लू होता है, बायोलॉजिकल ग्लू। ठीक है, तो जो ग्लाइकेज है वो बायोलॉजिकल ग्लू है, तो उसका काम बेसिकली क्या है कि वो अटैच करे चीजों को, ना कि कट करे। इन्होंने क्या बोला कि कट कर रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया, असर्शन तुम्हारा रॉन्ग हो गया। जब देखो ये केस बहुत कम है कि असर्शन ही तुम्हारा रॉन्ग हो जाए, और अगर हम 4 ऑप्शंस की बात करें तो उसमें सिर्फ एक में ही ऐसा है कि असर्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो एक तुम जनरल पॉइंट नोट कर सकते हो कि इफ असर्शन इज रॉन्ग, अगर तुम्हारा असर्शन ही रॉन्ग हो जाए तो आंख बंद करके सीधा डी ऑप्शन पे क्लिक कर दो, डी ऑप्शन पे तुम टिक कर दो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि असर्शन रॉन्ग वाला ऑप्शन सिर्फ एक में ही है, दैट इज डी ऑप्शन, कि तुम्हारा असर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है। तो ये जनरल पॉइंट याद रख सकते हो कि असर्शन ही गलत हो गया, तुम्हें क्लियर है, बहुत खुद से पता है कि हाँ यार असर्शन तो इसका बिल्कुल रॉन्ग ही है, खुद को पता चल रहा है कि कह रहा है लाइगेज से कट कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में क्या करो कि सोचो मत ज्यादा, अपना टाइम बचाओ और डी ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। अब रीजन क्या दिया है, जब असर्शन गलत है तो रीजन भी गलत ही होगा यहाँ पे। लाइगेज एक्ट ऑन शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ऐसा तो नहीं होता, स्टिकी एंड्स पे काम करता है,
जो उसके नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं उनको अटैच करने का काम करता है ये, तो है ना, कि उसके साथ अलग सीक्वेंस को हम अटैच कर दें, डिफरेंट सीक्वेंस जो होगा उसको हम वहां पे अटैच कर रहे होते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस, जो डिफरेंट सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट होगा हम उसको वहां पे अटैच करते हैं, हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी, कि दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, असर्शन का स्टेटमेंट भी तुम्हारा गलत है, रीजन का स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो कोशिश करो कि ये क्वेश्चंस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, चेक कर सकते हो तुम। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन क्या दे रखा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू स्टडी द फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हमको थोड़ी साइंटिफिक स्टडी करनी है तो हमने उस चीज को थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लिए, ठीक है। अब वही ये कह रहा है कि डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है और क्या प्रोसेसेस हो रही है, क्या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द बॉडी और बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो चेक करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन्वेंट कर लिए। रीजन क्या दे रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही हो गया कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए जा रहे हैं, उनका फेट बता रहा है। अगर तुम पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में तो ये चीज समझ आएगी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम क्यों बना रहे हैं। फिर आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन्स। जो जीन रेगुलेशन की प्रोसेस है कि हमारी जो ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है, हम जीन को थोड़ा मॉडिफाई करके फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जीन रेगुलेशन के प्रोसेस को इजी बना देते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। क्यों होगा, बेसिकली क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, उसका असर्शन भी ठीक है, उसका रीजन भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। असर्शन क्या है, मोस्ट ऑफ फूड चेन्स एंड वेब्स हैव ओनली अबाउट 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स। क्यों होते हैं 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स, क्योंकि उतना एनर्जी वो हम फ्लो करवा ही नहीं सकते, ठीक है। हमारे पास एक रिजर्वॉयर होता है, अगर बात करें तो एनर्जी का एक रिजर्वॉयर होता है, और ट्रॉफिक लेवल ऐसे होते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर, देन डिकम्पोजर्स। तो हमें प्राइमरी प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर तक पूरा फ्लो करवाना है एनर्जी का। अब हमारे पास रिजर्वॉयर है ही नहीं उतना, ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, जितना हमारे पास एनर्जी है हम उतना ही तो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि 4 और 5 जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उतने ही होते हैं। क्यों होते हैं, इसका रीजन भी यहाँ सही दे रखा है, ट्रॉफिक एफिशिएंसीज आर जनरली ओनली 10%, सिर्फ 10% ही वहां पे फ्लो कर रहा है इकोसिस्टम में, तो इसीलिए हमने ट्रॉफिक लेवल सिर्फ 4 और 5 तक ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज करेक्ट, ठीक है, एंड द रीजन स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन स्टेटमेंट, ये तुमको बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो, इनको पता होना चाहिए खुद को, पहले तो ये रिवाइज कर लेना कि ABCD में होता क्या है, ठीक है, वही नहीं याद रहेगा तो नहीं होता। नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट फॉर ट्री इकोसिस्टम। अगर बात करें ट्री इकोसिस्टम की तो हमारे पास बहुत सारे ट्रीज हैं, ठीक है। अगर बात करें ग्रीनरी की तो ग्रीनरी आसपास बहुत ज्यादा रहती है फॉरेस्ट में, ठीक है, साथ में उसमें क्या है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो क्या हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमारे पास ज्यादा हो गए और जो कंज्यूमर्स हैं वो नॉर्मल रेंज में, तो ऑब्वियसली ज्यादा वो वहां से कंज्यूम कर सकते हैं। तो रीजन क्या दे दिया, टोटल बायोमास ऑफ अ ट्री इन अ स्पेसिफिक एरिया इज मोर देन द हर्बीवोर्स, वही लाइन इन्होंने दे दी कि क्यों उसका, अगर तुम एनर्जी पिरामिड्स के बारे में पढ़ो तो उसमें अलग अलग टाइप के पिरामिड्स होते हैं। तो एक होता है कि अपराइट पिरामिड बना हुआ है, अपराइट पिरामिड बना हुआ है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वहां पे जो ट्री वाला पार्ट है वो ज्यादा है, ट्री इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी हर्बीवोर्स के मुकाबले वहां पे प्लांट्स, ग्रीन एल्गी, ये वाला कंटेंट ज्यादा है, तो इसीलिए वहां पे हमको अपराइट इकोसिस्टम, अपराइट पिरामिड मिल रहा है इन द केस ऑफ ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। असर्शन क्या दिया है, आइलैंड इकोसिस्टम्स आर जनरली प्रोन टू इन्वेजन बाय इंट्रोड्यूस स्पीशीज। इनमें इन्वेजन हो सकता है, इन्वेजन का मतलब क्या होता है, कोई बाहर से कोई स्पीशी आके इन्वेड कर रही है, क्या बोलते हैं कि बॉडी में वायरसेस आ गए, दे आर इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है बाहर से आए और इस वाले इकोसिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। माइग्रेशन इज डिफरेंट थिंग, इन्वेजन इज टोटली डिफरेंट थिंग।
ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है कि आइलैंड वाले इकोसिस्टम में ज्यादा चांसेस होते हैं कि अलग अलग जगह से यहाँ पे इन्वेडर्स घुस के आ जाए। ठीक है, अब रीजन इसका क्या दिया है इन्होंने, इन्वेजन, ठीक है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, असर्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, रीजन क्या दिया है, इन्वेजन इज कॉमन व्हेन द इंट्रोड्यूस्ड इकोसिस्टम इज नॉट सिमिलर टू द वन इन विच द इन्वेडर इवॉल्व्ड, कि यहाँ पे तब ज्यादा होता है जब नॉट सिमिलर है, नॉट सिमिलर वाली कंडीशन तो नहीं होनी चाहिए ना, सिमिलर कंडीशन होगी तभी तो वहां पे माइग्रेट करेगा। वहां पे सोचो पीएच का कुछ था, अगर वायरसेस की केस में देखें, किसी भी माइक्रोब की केस में देखें, तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस थी जिसमें वो सरवाइव कर पा रहा था, लेकिन जहां पे वो आया उसने वहां चेंज तो कर दिया, लेकिन वहां की कंडीशंस क्या डिफरेंट होंगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक हैबिटेट में सरवाइव कर रहा है तो वो उसी हैबिटेट में तो जा पाएगा, वहीं पे जाके तो चेंज कर पाएगा जहां पे वो बेसिकली क्या सेम कंडीशंस उसको मिल रही है। तो वही ये कह रहा है कि नॉट सिमिलर वाली लाइन तो नहीं आएगी, नॉट सिमिलर की वजह से ही पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, आएगा कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, रीजन की स्टेटमेंट ही गलत हो गई। इन्वेजन एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है, इवोल्यूशन चैप्टर से पढ़ सकते हो इसको, आंसर देख लेना इसका क्या होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24, एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स, असर्शन दिया हुआ है एंडेमिक स्पीशीज के बारे में, विद लिमिटेड रेंज आर द लीस्ट अफेक्टेड बाय हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि अगर एंडेमिक स्पीशीज की बात करें तो अगर उनके हैबिटेट को कोई प्रॉब्लम होती भी है ना तो उनको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा असर्शन कह रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि एंडेमिक स्पीशीज के बारे में बिल्कुल गलत लाइन लिख दी गई है। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है, बेसिकली जो कि एक्सक्लूसिवली मिल रही है, अगर उनके हैबिटेट, क्योंकि वो बहुत एक्सक्लूसिव है वैसे ही कम मिलती है, कम क्यों मिल रही है, क्योंकि हैबिटेट लिमिटेड है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है जिनमें रह सकती हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि एंडेमिक स्पीशीज जो हैं उनको अगर हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करना चालू कर दे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, दे आर लीस्ट अफेक्टेड, ऐसा तो नहीं होता है ना, वो तो वैसे ही इतनी ज्यादा लिमिटेड कंडीशंस में मिल रही है, लिमिटेड सर्वाइवल रेट है उनका, उसमें भी हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दें तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। रीजन क्या है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स विद इन द वर्ल्ड, दोनों ही गलत हो गया। ये तो सही है कि चलो ठीक है, लेकिन मोर चांस ऑफ रिकवरिंग की तो बात नहीं है ना, मोर चांस ऑफ रिकवरिंग का क्या मतलब है कि एक बार खत्म हो गए तो दोबारा राइज कर जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। एक तो वो वैसे ही एंडेमिक स्पीशीज है, उन्हें पर्टिकुलर हैबिटेट कंडीशंस चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। देन आता है बात क्वेश्चन नंबर 25 की, असर्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट, खत्म हो रहे हैं, क्यों, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही हैं, विकासशील जो देश हैं क्या कर रहे हैं, खुद को ज्यादा प्रोग्रेस कराने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उसमें क्या हो रहा है कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट कंटिन्यूसली कटे जा रहे हैं, ट्रीज जो है कंटिन्यूसली खत्म हुए जा रहे हैं। ठीक है, पेड़ लगा नहीं रहे हैं और ट्रीज खत्म होते जा रहे हैं वहां पे। तो हो क्या रहा है कि वहां पे डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है, तो कॉन्सेप्ट डिफोरेस्टेशन का है, लेकिन कौन से फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये इकोलॉजी में पढ़ोगे तो, क्लास 12 बायोलॉजी इकोलॉजी का चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी वाला। रीजन क्या दिया कि क्यों खत्म हो रहे हैं, कि नो वैल्यू इज अटैच्ड टू दीस फॉरेस्ट एज दे आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, कह रहे हैं कि इनमें ना बायोडाइवर्सिटी होती ही नहीं है। तो इन्होंने तो बिल्कुल ही बात ही पलट दी है ना, कह रहे हैं कि ट्रीज कट भी रहे हैं लेकिन वहां पे बायोडाइवर्सिटी है नहीं, इसीलिए हम ट्रीज काट रहे हैं। अरे ट्रीज ही तो बायोडाइवर्सिटी है वहां के, है ना, ट्रीज ही तो प्राइम प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रीज ही काट दोगे वहां पर, क्या बात है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सब कुछ तो है, वहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, फ्लोरा फोना हर चीज में, तो वो तो लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वहां पे। ठीक है, तो पुअर इन बायोडाइवर्सिटी तो नहीं बोल सकते ना किसी भी फॉरेस्ट को, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो बहुत बड़े स्केल पे हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ चलो ट्रीज काटे जा रहे हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी वहां पे नहीं है, इस वजह से हम वहां के ट्रीज काट रहे हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो चेक कर सकते हो, बेसिकली क्या है, असर्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट लेकिन रीजन रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये कभी चीज मत करना एग्जाम में कि अगर इसका आंसर है तो इसका आंसर तो फ्रीक्वेंटली सी आ रहा है तो सी ही आंसर मार्क कर दिया, ऐसे में फंस जाओगे, मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26।
अगर 26 की बात करें तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा पूरे वीडियो का, तो एक बार चेक कर लेते हैं। असर्शन में क्या बोल रहा है, अ हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। सही बात बोल रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी का एरिया है तो वहां पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन बढ़ गई है। कहीं पे भी होता है, ह्यूमंस में भी ऐसा है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी जा रही है, ठीक है, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, तो उसके लिए क्या हो रहा है, लोग कम्पीट कर रहे हैं खुद के लिए, है ना, खुद के सर्वाइवल के लिए, वहां पे सर्वाइवल के लिए लड़ाई हो रही है, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है, स्पीशीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में हमने एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ा दी है, तो वो आपस में फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए फाइट करना चालू कर रहे हैं, हैबिटेट के लिए, सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि वहां पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो बताया कि कॉम्पीट करना चालू कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। रीजन क्या है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पीशीज। ये इन्होंने रीजन दे रखा है कि अगर कंपटीशन होता है तो दूसरी स्पीशीज को वो सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, तो गलत हो गया स्टेटमेंट, रीजन गलत हो गया, तो आंसर क्या है, चलो ठीक है, ये तो लाइन सही बोली इन्होंने कि हाँ भाई असर्शन तो तुम्हारा करेक्ट हो गया, मोस्टली केसेस में असर्शन करेक्ट ही आया है, ठीक है, लेकिन जिसमें नहीं है उसमें रीजन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कंडीशन अलग है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि असर्शन ठीक है, लेकिन रीजन, जो रीजन है, रीजन का स्टेटमेंट रॉन्ग है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है इसकी। तो बेसिकली इसमें लिख सकते हो बी वाले में, इसका आंसर बी आएगा कि असर्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, assertion is the correct statement and reason is the wrong statement है। देखो रॉन्ग स्टेटमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यहाँ पे है इसीलिए मैं लिख रही हूँ, कुछ केसेस में हो भी सकती है, कुछ में नहीं भी हो सकती, लेकिन एक चीज कंफर्म है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन स्टेटमेंट, जो असर्शन की स्टेटमेंट है उसका ये करेक्ट आंसर नहीं है स्टेटमेंट, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो असर्शन की स्टेटमेंट है उसका करेक्ट आंसर नहीं है, रॉन्ग है राइट है वो तो तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई हमें राइट स्टेटमेंट दे रखी है लेकिन वो उसका आंसर नहीं, एनसीईआरटी की तुमने दे दी लाइन कि असर्शन करेक्ट है, लेकिन जो उसका रीजन दे रखा है वो स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन वो असर्शन का आंसर नहीं है, ठीक है। तो वो तुम्हें चेक कर लेना, इसका आंसर आएगा बी, चेक कर लेना एक बार। देखो मेक श्योर जब भी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस तुम लोग करो एक बार गो थ्रू कर लो कि उसके ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितने इस पूरे सेशन में हमने क्या किया कि पूरे वीडियो में बेसिकली 27 क्वेश्चंस 26 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए, तो एक बार आइडिया लग गया कि कौन से जनरल पॉइंट्स तुम्हें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो सैंपल पेपर वगैरह से, जो भी तुम्हारी बुक्स वगैरह हैं, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर तुमने अच्छे से कर लिए तो एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।